प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बस्सी के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रामनारायण मीना। कोविड-19 के तहत हम इस YouTube चैनल और कंटेंट्स का हम एंजॉय कर रहे हैं। यही एकमात्र विकल्प हमारे पास है आप लोगों के साथ संवाद करने का। तो इस नई टेक्नोलॉजी का लगातार हम स्वागत कर रहे हैं और इसी दी हुई परिस्थितियों में हम आज एक नए टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, बीए पार्ट सेकंड में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा और चैप्टर है, एक कंसेप्ट है। क्वांटिटी ऑफ थ्योरी पर हम आज इस चैप्टर में 2-3 वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी चाहे आपने पूर्व में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत ही सरल परंतु बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत। मुद्रा यानी मनी, क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा, और सिद्धांत मुद्रा की मात्रा से संबंधित सिद्धांत। मुद्रा की मात्रा का कीमत स्तर यानी कीमतों में बढ़ने की स्थिति के बारे में इस चैप्टर में एक लंबी बहस की गई है। क्या संबंध है मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में? इस पे एक लंबी बहस और अलग-अलग विचारधारा से इसको अलग-अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के समर्थकों का मत है कि सामान्य कीमत स्तर पर जिस बात का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो मुद्रा की मात्रा है। अब पहले ये समझ लें कि सामान्य कीमत स्तर कहते किसे हैं। सामान्य कीमत स्तर का अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में जो मुख्य हमारी वस्तुएं हैं, अब कुछ दृष्टिकोण में उपभोग की वस्तुओं को ही लिया गया है, कुछ में सभी वस्तुओं को ले लिया गया। तो सामान्यतः सभी वस्तुओं की कीमतों को लेकर के और उसकी कितनी कीमतें ली गई, जैसे मान लीजिए कि किसी की कीमत 50 रुपए, किसी की 40 रुपए, किसी की 10 रुपए प्रति इकाई है, प्रति किलो या प्रति इकाई जो भी उसकी यूनिट है, उसको उसकी कीमतों का योग करके और उस कीमतों में कितनी वस्तुओं की कीमतें ली गई है उसका भाग दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि वस्तुओं की संख्या 20 है और 20 वस्तुओं की अलग-अलग कीमतों का योग 2000 आता है। तो 2000 में 20 वस्तुओं का भाग दिया जाए तो कितने आएंगे? 100। 100 यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर होगा। या मान लीजिए वस्तुओं की संख्या 100 है, वस्तुओं की संख्या 100 है और कीमत स्तर का योग 1000 है, तो सामान्य कीमत स्तर कितना आया? 10। तो सामान्य कीमत स्तर क्या होता है? कीमतों का, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों का औसत। औसत कैसे निकालते हैं? किसी चर या किसी इकाई की का योग कर लिया जाए और फिर कितनी यूनिट्स का आपने योग किया है उसका भाग दे दिया जाए, तो हम इसको कहते हैं कि इकाइयों को x कह दें, तो समेशन x डिवाइडेड बाय n यानी कितनी वस्तुओं की संख्या ली गई है, तो वो औसत कहलाता है। ये औसत के अंतर्गत आता है, एक सामान्य सी एक गणितीय अवधारणा है। तो सामान्य कीमत स्तर में, औसत कीमत स्तर में किस प्रकार से वृद्धि होती है और कौन सी प्रमुख कारण है? बहुत सारे कारण होते हैं कीमत स्तर में बढ़ने के, लेकिन मुद्रा की मात्रा के साथ इसका कोई संबंध है? यानी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने पर सामान्य कीमत स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के नाम से जाना जाता है। तो क्यूटीएम के समर्थकों का मत है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करने पर मूल्य स्तर में भी परिवर्तन होता है। मुद्रा प्रमाण सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों व कीमत स्तर के संबंधों का मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के संबंधों का विश्लेषण करेंगे।
मुद्रा प्रमाण सिद्धांत, QTM, मुद्रा की मात्रा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर के संबंध को बताता। बहुत सरल ढंग से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मुद्रा प्रमाण सिद्धांत कहते किसे हैं। Q फॉर क्वांटिटी है, T फॉर QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत। तो मुद्रा परिमाण यानी मात्रा, मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत। मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत क्या कहता है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में क्या संबंध है, इसको बताता है। क्लासिकल अर्थशास्त्री यानी जो पुराने अर्थशास्त्री थे, अल्फ्रेड मार्शल तक, जिसको न्यू क्लासिकल कहते हैं, एडम स्मिथ उससे पूर्व और उसके बाद से लेकर के 1930 तक का काल ले लेते हैं। ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का एक, डेविड होम, फिशर, रिकार्डो, मार्शल, ये क्लासिकल क्लासिकल अर्थशास्त्री होते हैं, जिसको हम एक क्लास दे दिया कि ये क्लासिकल पुराने अर्थशास्त्री है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी इसको कहते हैं। सामान्यतः हम इसके लिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट शब्द यूज करते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्टों की जो विचारधारा लगभग सबकी एक सी विचारधारा, इसलिए इसको हमने एक श्रेणी में बांट लिया। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कीमत स्तर में परिवर्तनों यानी मुद्रास्फीति के लिए मुद्रा की मात्रा में परिवर्तनों को जिम्मेदार माना। पहले एक बार ये भी समझ लें कि जैसे सामान्य कीमत स्तर का अभिप्राय लिया था कि कीमतों की औसत क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का औसत क्या है। औसत कैसे निकाला? पहले सब वस्तुओं की कीमतों का योग कर लिया और फिर उसमें कितनी वस्तुओं को लिया है उसकी मात्रा, उसकी संख्या का भाग दे दिया, तो ये औसत निकल करके आ जाएगा। अब देखिए स्फीति किसे कहते हैं? इन्फ्लेशन बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। अखबारों में सबसे अधिक इस पे चर्चा होती है, जीडीपी के साथ इसकी चर्चा होती है, और राजनीतिक लोकतंत्र में इसकी काफी चर्चा होती है, सरकार की आलोचना होती है, या सरकार यदि मुद्रास्फीति को कंट्रोल रखती है तो अपने पक्ष में दावे प्रस्तुत करती है। तो मुद्रास्फीति कहते किसे हैं? बहुत सामान्य ढंग से हम ये समझें कि मुद्रास्फीति का अभिप्राय है वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति, a trend in the rising of the prices, persistent rising of the prices, कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति। तो कभी किसी एक चीज की कीमत बढ़ी, ये मुद्रास्फीति नहीं है। सभी वस्तुओं की कीमतों का जो औसत ले रहे हैं, जिसको हम सामान्य कीमत स्तर कह रहे थे, तो कीमतों की का जो औसत है उसमें बढ़ने की प्रवृत्ति को मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। मुद्रास्फीति और मुद्रा की क्रय में उल्टा संबंध है, मतलब ये उल्टा अर्थ है। मुद्रा की क्रय का अभिप्राय है कि मुद्रा की एक इकाई कितनी वस्तुओं को खरीदती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए खर्च करने के लिए है, 100 रुपए आपके पास है, और दूध का भाव 20 रुपए पर लीटर है। तो 100 रुपए में कोई पूरे 100 रुपए को यदि दूध पे खर्च किया जाए तो कितना दूध खरीदा जा सकता है? 5 लीटर। यदि 20 रुपए पर लीटर दूध का भाव और 100 रुपए आप टोटल खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुद्रा की क्रय शक्ति 100 को यदि एक इकाई मान लिया जाए, तो मुद्रा की जो 100 रुपए का नोट जिसको हम एक इकाई मान रहे हैं, की क्रय शक्ति कितनी है? 5 लीटर दूध। अब यदि भाव बढ़ करके 20 की बजाय 40 रुपए हो जाते हैं, तो ये मुद्रास्फीति दोगुनी हो गई है। पहले 20 रुपए थी, अब 40 रुपए पर लीटर दूध हो गया है, तो मुद्रास्फीति क्या हो गई है? दोगुनी हो गई है। मुद्रास्फीति दोगुनी हो गई है, तो अब हम देखें कि मुद्रा की क्रय करने की क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ा है इसका। जब 100 रुपए थे तो 5 लीटर दूध खरीदा जाता था। अब यदि दूध का भाव 40 रुपए पर लीटर यूनिट है, तो कितना दूध खरीदा जा सकता है 100 रुपए में? 2.5 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ? कीमतें बढ़ने पर मुद्रा 100 रुपए के नोट की क्रय करने की क्षमता घट गई है। पहले 5 लीटर दूध खरीद रहा था, अब 2.5 लीटर दूध खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ? मुद्रास्फीति बढ़ी, दोगुनी हो गई। तो मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी हुई? पहले 5 लीटर था, अब 2.5 लीटर हो गया। इसका मतलब आधी हो गई है। तो मुद्रा की सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा की क्रय शक्ति के बीच में विपरीत संबंध है, मतलब का अर्थ अलग अलग है। मुद्रास्फीति का अभिप्राय है कीमतों में लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति, और मुद्रा की क्रय शक्ति का क्या अर्थ है? मुद्रा कितनी इकाइयां खरीद, मुद्रा की एक इकाई कितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकती है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति का अभिप्राय मुद्रास्फीति से उल्टा है। तो यदि कीमत स्तर को पी कह दें,
तो सामान्य मुद्रा की क्रय शक्ति को 1/p कहेंगे, यानी बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है। अब क्यों हम चर्चा कर रहे हैं ये समझ लें। अभी भी ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है। पहले इस सिद्धांत को मानने के पीछे जिसको बहुत लंबे समय तक माना गया, वो कारण ये था कि ये माना गया है कि अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता के अंतर्गत काम करती है, यानी पूर्ण रोजगार की अवस्था में काम करती है। पूर्ण रोजगार की अवस्था में संसाधनों का पूर्ण क्षमता से काम लिया जा रहा है, अतः उत्पादन का स्तर तो बढ़ाया नहीं जा सकता। तो फिर कीमतें कैसे बढ़ती है? तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये पाया कि यदि अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक या मौद्रिक अधिकारी के द्वारा मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दिया जाए और उत्पादन नहीं बढ़े, तो स्वभावतः ऑब्वियसली कीमत स्तर बढ़ जाएगा। तो उन्होंने माना कि कीमत स्तर बढ़ने का या मुद्रास्फीति होने का कारण मुद्रा की पूर्ति में होने वाली वृद्धि है, यानी एकमात्र कीमतों में वृद्धि का कारण किसको माना उन्होंने? मुद्रास्फीति के होने का कारण उन्होंने मुद्रा की मात्रा को माना। इसलिए मुद्रा का जो मात्रा का सिद्धांत है, मुद्रा के परिमाण का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत क्लासिकल विचारधारा को समझने के लिए, और आज भी बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जाता है, यद्यपि और भी कारकों को अब स्थान मिल गया है। तो मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर में प्रत्यक्ष व आनुपातिक संबंध माना गया है क्यूटीएम के अनुसार। तो क्यूटीएम क्या कहता है? मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है। डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड जनरल प्राइस लेवल, ये इन्फ्लेशन, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहता है। अब हम इसका थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि मुद्रा प्रमाण सिद्धांत आया कैसे। 1752 में डेविड ह्यूम की एक पुस्तक आई थी। उन्होंने क्यूटीएम की चर्चा की। डेविड ह्यूम ने सबसे पहले क्यूटीएम, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी की चर्चा की। इसके बाद में रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल और अन्य क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्यूटीएम का समर्थन किया। परंतु 1912 में इरविंग फिशर की अपनी एक पुस्तक पब्लिश हुई, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। उसमें मुद्रा के लेन-देन दृष्टिकोण या सौदा दृष्टिकोण, जिसको लेन-देन दृष्टिकोण को ट्रांजैक्शन अप्रोच कहते हैं, कि एक विस्तृत चर्चा की और काफी लोकप्रिय भी रहा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्यूटीएम के मुख्य रूप से 2 रूप है। इरविंग फिशर के द्वारा प्रस्तुत या इरविंग फिशर से पूर्व जो चला आ रहा था क्यूटीएम का दृष्टिकोण, जिसको ट्रांजैक्शन अप्रोच के नाम से जानते हैं, लेन-देन दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। और एक दूसरा दृष्टिकोण है जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आया और वहाँ के इकोनॉमिस्ट ने इसको डेवलप किया, जिसका नेतृत्व एल्फ्रेड मार्शल ने किया। एल्फ्रेड मार्शल ने उसकी पुस्तक आती है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, और 1890 में इसकी चर्चा वो अपनी पुस्तक में करते हैं। बाद में प्रिय विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस रिकॉर्डिंग के लिए जिस स्पीकर का मैं ब्लूटूथ का यूज कर रहा था, उसकी पावर ऑफ हुआ है। इस ब्लूटूथ का पावर ऑफ हुआ है, इसलिए शायद कुछ समय के लिए आपको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ रही होगी। एनीवे, मैं फिर थोड़ा सा इसको दोहरा रहा हूँ। क्यूटीएम ये बताता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है।
क्यूटीएम का जो दृष्टिकोण प्रस्तुति है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में वैसे तो 1752 में डेविड ह्यूम ने रखा, फिर उसके बाद में रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल और अन्य क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने रखा, लेकिन व्यवस्थित रूप से 1911 में इरविंग फिशर की द परचेजिंग पावर ऑफ मनी आती है। उन्होंने इसमें ट्रांजेक्शन अप्रोच यानी लेन देन दृष्टिकोण या सौदा दृष्टिकोण को, क्यूटीएम के सौदा दृष्टिकोण को बहुत विस्तृत रूप से रखा। हम क्यूटीएम के दो रूपों को यहाँ पे हम विशद रूप से चर्चा करना चाहते हैं। पहला लेन देन यहाँ सौदा दृष्टिकोण, ये इरविंग फिशर ने प्रस्तुत किया है। दूसरा केस बैलेंस अप्रोच जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एल्फ्रेड मार्शल के नेतृत्व में डेवलप हुआ। हम यहाँ पर क्यूटीएम दृष्टिकोण की चर्चा करना चाहते हैं। क्यूटीएम दृष्टिकोण लेन देन का जो क्यूटीएम दृष्टिकोण है वो इसको फिशर के दृष्टिकोण को नाम से जाना जाता है, क्योंकि फिशर ने इसको डेवलप किया। लेन देन दृष्टिकोण जो फिशर ने प्रस्तुत किया है, होम रिकार्डो और उसके होम रिकार्डो जो स्टुअर्ट मिल इसके समर्थक रहे हैं। एडम स्मिथ भी लगभग इसके इसी प्रकार के विचार रखते थे, परंतु व्यवस्थित रूप से फिशर का जो लेन देन का दृष्टिकोण है उसकी पुस्तक के प्रकाशन के साथ आता है। फिशर का जो दृष्टिकोण है क्यूटीएम का रूप, वो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसका जो जो क्यूटीएम का जो समीकरण है वो mv बराबर pt है। यहाँ पर m बराबर मुद्रा की मात्रा है, v मुद्रा का चलन वेग है, p सामान्य कीमत स्तर है और t सौदों की मात्रा, पूर्ण रोजगार के स्तर पर लोग कितने वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करते हैं, ये उसको प्रकट करता है। एम और वी, एम मुद्रा की मात्रा, वी मुद्रा का चलन वेग है। चलन वेग क्या होता है ये थोड़ा और डिटेल में देखेंगे रुक करके। और पी सामान्य कीमत स्तर और टी सौदों की मात्रा का क्वांटिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स को बताता है। एम वी मुद्रा की पूर्ति जो समीकरण का बाई पक्ष है, और समीकरण का दाई पक्ष पीटी मुद्रा की मांग को व्यक्त करता है। तो साम्य वहां पे होगा जहां पर मांग और पूर्ति होगी, तो समीकरण में साम्य की अवस्था को बताया गया है। यहाँ पर इस समीकरण को पुनः एक बार देखें तो बड़े सरल ढंग से हम इसको समझ सकते हैं। एम मुद्रा की पूर्ति है जो मौद्रिक अधिकारी के द्वारा मॉडल में बाहर से निर्धारित है। एम मुद्रा की पूर्ति है और बाहरी रूप से मौद्रिक अधिकारी के द्वारा तब होती है। ये एक्टिव वेरिएबल है, मतलब इसमें परिवर्तन होता है जिसके कारण दूसरे इस पे निर्भर चर में परिवर्तन होता है। वी मुद्रा का चलन वेग है। मुद्रा का चलन वेग का अभिप्राय होता है कि मुद्रा की एक इकाई आर्थिक सौदों को संपन्न करने के लिए कितने हाथों से गुजरती है साल भर के दौरान। जैसे 100 रुपए का नोट सौदों को संपन्न करने के लिए कितने लोगों के पास गुजरा है, कितने सौदों को वो संपन्न करता है, ये वी कहलाता है। वी वेलोसिटी ऑफ मनी। पी सामान्य कीमत स्तर है और टी पूर्ण रोजगार के स्तर पर लेन देन की मात्रा को व्यक्त करता है। पी यहाँ पर पैसिव वेरिएबल है, यानी किसी में परिवर्तन होता है उसके कारण इसमें परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी और से गाइडेड है ये। और किससे गाइडेड है? एम यहाँ पे जो एक्टिव वेरिएबल कहा जा रहा है, इस एक्टिव वेरिएबल से पी गाइडेड है। आगे जाकर के हम इसको देखेंगे। यहाँ पर हम देखिए एम और एम वी बराबर पीटी में वी जो समीकरण का बाई पक्ष है उसमें वी कांस्टेंट है, दाई पक्ष में टी कांस्टेंट है। टी क्यों कांस्टेंट है? टी पूर्ण रोजगार के स्तर को बताता है, तो टी कांस्टेंट है, यानी वी और टी कांस्टेंट है। अब यदि वी को समीकरण के दाई साइड में ले जाया जाए तो ये नीचे चला जाएगा। तो टी के यदि नीचे रख दे, टी के नीचे क्यों रखा? टी और वी को हमने एक साथ क्यों रखा? टी और वी को एक साथ हमने इसलिए रखा क्योंकि टी और वी दोनों ही कांस्टेंट वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को एक साथ रख दिया। फिर दोनों तरफ क्या बचे? बाई तरफ एम बचा और दाई तरफ पी बचा। बाई तरफ समीकरण में जो एक्टिव वेरिएबल है और दाई तरफ समीकरण में पी वो पैसिव वेरिएबल है। यानी हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एम में परिवर्तन होने पर पी में क्या परिवर्तन होता है। तो आप देखिए मुद्रा प्रमाण सिद्धांत में एम रिलेशन बिटवीन एम एंड पी का संबंध है, और एम और पी में क्या संबंध है? उल्टा, विपरीत, इनवर्स रिलेशन बिटवीन एम फॉर मनी सप्लाई और पी फॉर जनरल प्राइस लेवल। तो इनवर्स रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल।
यहाँ पे हम इसको ये कह रहे हैं कि मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ाकर जैसे मुद्रा की मात्रा को 10% बढ़ाया जाता है, तो सामान्य कीमत स्तर में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। और यदि इसकी विपरीत कर दिया जाए, मुद्रा की मात्रा में 10% की कमी कर दी जाती है, तो सामान्य कीमत स्तर में भी 10% की कमी हो जाएगी। यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें 10% गिर जाएगी औसत रूप से। अर्थात मनी सप्लाई 10% बढ़ाने पर पी भी 10% बढ़ेगा और मनी सप्लाई 10% कम करने पर पी भी 10% घटेगा। तो मुद्रा की मात्रा, मनी सप्लाई और सामान्य कीमत स्तर पी को प्रत्यक्ष और आनुपातिक रूप से प्रभावित करता है। तो प्रोपोर्शनल डायरेक्ट का मतलब है एम बढ़ने पर पी भी बढ़े, एम घटने पर पी भी घटे। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो जैसे आप देखेंगे कि सामान्य रूप से अन्य बातें समान रहने पर कीमतें बढ़ने पर किसी वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है। ये डायरेक्ट रिलेशन है। और कीमतें घटने पर किसी वस्तु की पूर्ति भी घट जाती है। ये भी डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि दोनों की बढ़ने की या घटने की दिशा एक है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। ये डायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन किसे कहते हैं? एक बढ़े और दूसरा घटे। जैसे मांग का सिद्धांत, मांग के सिद्धांत में क्या होता है? कीमत बढ़ने पर मांग गिर जाती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट रिलेशन किसे कहते हैं। एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़े और एक के घटने पर दूसरा भी घटे, ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम ये कह रहे हैं मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अनुपातिक। अनुपात का मतलब ये है कि वो 10% बढ़े तो ये भी 10 बढ़ेगा, ये 10% घटे तो ये भी 10 घटेगा, यानी 10 5 जो भी हो। तो प्रत्यक्ष और अनुपातिक संबंध होता है। तो क्यूटीएम इस बात की स्थापना करता है कि मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर के बीच प्रत्यक्ष और अनुपातिक संबंध होता है। इस प्रत्यक्ष और अनुपातिक संबंध को दो प्रकार के डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम लिया गया है, इसको यदि ए डायग्राम कहते हैं, तो इस ए डायग्राम में मुद्रा की मात्रा व सामान्य कीमत स्तर में संबंध, और वो संबंध कैसा? प्रत्यक्ष और अनुपातिक को दर्शाया गया है। अब देखिए प्रत्यक्ष और अनुपातिक। यदि मुद्रा की अर्थव्यवस्था में कुल मात्रा 100 है, 100 मात्रा अर्थव्यवस्था में है, तो कीमत स्तर को 2 बताया गया है। वर्टिकल एक्स ये है और क्षैतिज एक्स या हॉरिजॉन्टल एक्स ये है। हॉरिजॉन्टल एक्स को हम एक्स कह सकते हैं, ओ एक्स, और वर्टिकल एक्स को ओ वाई। यदि हम ये नहीं लिख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये लंबवत एक्स है और ये क्षैतिज एक्स है। तो लंबवत एक्स पर सामान्य कीमत स्तर को लिया है और क्षैतिज एक्स पर हमने मुद्रा की मात्रा को लिया। मुद्रा की मात्रा 100 होने पर कीमत स्तर कितना है? 2। अब यदि मुद्रा की मात्रा को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया जाए, यानी 100% की वृद्धि कर दी जाती है, मुद्रा की मात्रा को 2 गुना किया है तो कीमत स्तर भी 2 से 4 2 गुना हो गया है। यानी कि मुद्रा की मात्रा में 100% की वृद्धि होती है तब वो 200 हो जाता है। कीमत स्तर में भी 2 से 4 हो जाए, यानी 100% की वृद्धि हो जाती है। तो कैसा संबंध हुआ? मुद्रा की मात्रा दोगुनी करने पर कीमत स्तर भी 2 गुना हो गया है। तो ये यदि इस यहाँ को इसको ए पॉइंट कह दे और इसको बी पॉइंट कह दे, तो इस ए और बी पॉइंट को मिलाने पर ये जो सीधी रेखा बन रही है, ये धनात्मक ढाल है। तो मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में धनात्मक संबंध है। अब ऋणात्मक संबंध क्या होता है? ये इधर देखिए। यदि हम ये कहें कि लंबवत एक्स पर मुद्रा के मूल्य को ले ले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरल प्राइस लेवल को तो हम पी कहते हैं और इसका उल्टा 1/p हो जाएगा, रेसिप्रोकल। बेसिकली उल्टा भी नहीं बोलेंगे, इसको रेसिप्रोकल बोलेंगे। 1/p हो जाएगा, यानी मुद्रा की क्रय शक्ति है। लंबवत एक्स पर मुद्रा की क्रय शक्ति को लिया है और क्षैतिज एक्स पर मुद्रा की मात्रा को लिया है। मुद्रा की मात्रा यहाँ पर मान लीजिए 100 है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति 1/p है, यानी मुद्रा की क्रय शक्ति ज्यादा है। जब मुद्रा की मात्रा को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया जाता है तो मुद्रा की शक्ति देखिए आप 1/p से ये नीचे आ रहा है, गिर गई है। जब मुद्रा की मात्रा को बढ़ा करके फिर 3m कर दिया तो मुद्रा की क्रय शक्ति फिर गिर गई है। तो ये डायग्राम क्या बता रहा है? मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा के बीच में विपरीत और आनुपातिक संबंध को बता रहा है। मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के संबंध को ये चित्र बी बता रहा है, ब बता रहा है। मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में अप्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है, ये इस रेखा चित्र में बताया गया है। तो ये हमारा आज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का ये प्रारंभिक वीडियो था। पुनः एक बार इसको एक वीडियो फिशर के सिद्धांत को एक और वीडियो के माध्यम से आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। नमस्कार।